कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रीपोजिशन पे बातचीत कर रहे थे, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा गला गड़बड़ है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात स्पष्ट समझ में आ जाए। फिर भी कहीं डाउट होगी तो आप बताएंगे मुझको, ठीक? आइए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखिए, एक बात तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में एकदम क्लियर बताया था कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। इतनी बातें आपसे हुई थी। अच्छा, तो वही हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, जाहिर सी बात है। कुछ रेयर केसेज में चीजें कुछ और होती हैं, कुछ और होती हैं क्या मतलब कुछ फिक्स्ड फ्रेज है जिनका यूज होता है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। पर जनरली क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। इसका मतलब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब नाउन का मतलब आप जानते हैं, नाउन का मतलब नाउन, नाउन का मतलब नाउन फ्रेज, नाउन का मतलब प्रोनाउन, नाउन का मतलब नाउन क्लॉज, नाउन का मतलब इन्फिनेटिव, नाउन का मतलब जेरेंड। ये सब नाउन भी तो होते हैं। चलिए आइए उसी को देखते हैं। देखिए, लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा है अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। वही बात मैंने बताई आपको कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन तो उस प्रीपोजिशन का हम ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो बात बढ़ाइए थी मैंने आपको। देखिए जैसे लिखा है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब देखिए ऑन हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है। टेबल हमारा क्या है? टेबल हमारा नाउन है। द हमारा क्या है? द हमारा डिटर्मिनर है, अर्थात ये हो गया नाउन फ्रेज। ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज से पहले आ गई प्रीपोजिशन, तो इसने बना दिया क्या? प्रीपोजिशन फ्रेज बना दिया। तो आप बताइए इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द टेबल। यही द टेबल जो है, यही नाउन फ्रेज जो है, ये नाउन फ्रेज जो है यही हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये आप जानते हैं कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। तो ये बता रहा है बुक है, बुक है होना क्या है? वर्ब। बी इच क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और किताब है कहाँ है? मेज पर। तो बताइए वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज, ये पूरा ऑन द टेबल प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रही है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताएगी तो एडवर्ब, अर्थात काम किसका कर रही है? एडवर्ब का। ऑन क्या है हमारी? ऑन हमारी प्रीपोजिशन है। टेबल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। टेबल क्या? वास्तव में मुझे कहना चाहिए था द टेबल। पूरा द टेबल पूरा पूरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आइए और बात आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है सी सैट बिसाइड मी। अब सी हमारा सब्जेक्ट है, सैट हमारी वर्ब है, बिसाइड हमारी प्रीपोजिशन है, अब मी जो है इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और आप ये बात आप जानते हैं जब प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करती है या तो एडवर्ब काम करती है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, ये सैट हमारी वर्ब है, वो बैठी थी, कहाँ बैठी थी? बिसाइड मी। मी हमारा प्रोनाउन है, और उसी प्रोनाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आ गया, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब, अर्थात प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रही है किसका? एडवर्ब का। ठीक, तो ये हमारी क्या है? बिसाइड। देखिए बिसाइड हमारी प्रीपोजिशन है, मी हमारा क्या है? उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, आइए और देखते हैं भैया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह कूद गया था नदी के अंदर। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको। ही हमारा सब्जेक्ट है, जम्प्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी है ये बात। ठीक है, कूद गया था, कहाँ कूद गया था? इनटू द रिवर। रिवर हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, अर्थात ये हो गई नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज से पहले आ गई प्रीपोजिशन, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये जो द रिवर है यही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना? सिर्फ रिवर भी कह सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में ऑब्जेक्ट तो ये पूरा है द रिवर, है ना? द रिवर ही हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, नाउन फ्रेज पूरा। अब यहाँ सिर्फ नाउन की तरह दिखाया गया है,
इसमें द को नहीं लिखा गया है, तो इनटू हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, और जो लिखा है द रिवर, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रीपोजिशन नाउन से पहले आ गई इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये बता रही जम्प्ड वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब, अर्थात प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रही भैया किसका, एडवर्ब का। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हाँ, अब मैं थोड़ा सा चीज क्लियर करना चाहूंगा आपको। देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो नाउन में मैंने आपको केस पढ़ाया था, तो केस 4 तरह पढ़ाए थे मैंने आपको, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस, ये 4 तरह केस हमने पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव केस जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात आपसे हो रही थी, तो ऑब्जेक्टिव केस में 2 तरह के केस होते हैं, एक्जेक्टिव केस, एक ये है ना एक्जेक्टिव केस, और डेटिव केस। क्यों दो तरह क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आता है एक्जेक्टिव केस में, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आता है डेटिव केस में। अच्छा, कैसे जानेंगे, जब आप वर्ब में प्रश्न करेंगे क्या, व्हाट, तो आपको मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्जेक्टिव केस में। और जब आप वर्ब में क्वेश्चन करते हैं whom, किसे या किसको, किसे या किसको, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस के डेटिव केस में। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कहां होता है, ऑब्जेक्टिव केस के एक्जेक्टिव केस में। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ा रखा है, आप जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पढ़ाया है मैंने आपको। तो वही बात हो रही है कि जो एक चीज तो हम जान गए कि किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो भैया ये जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर इसका मुझसे केस पूछ लिया जाए, ये बात क्यों लिखी मैंने यहाँ पे, ये इस तरह से परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के किस केस में होता है, या ना भी ऑब्जेक्टिव केस दे तो पूछ ले कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस केस में होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक्जेक्टिव केस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज इन द एक्जेक्टिव केस एंड इट इज सेड टू बी गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। यही बात कही जा रही है कि ध्यान रखिएगा। अच्छा चीज और आपको बताया था मैंने आपको कि 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसे या किसको जवाब दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर चाहे वो क्या का जवाब दे और चाहे किसे या किसको का जवाब दे, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। मैं एग्जांपल समझा दूं आपको, जैसे मैंने कहा सी गेव मी अ बुक, उसने दिया था, क्या दिया था, अ बुक दिया था, किसे दिया था, मुझे दिया था। जो अ बुक है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दिया था, किसे दिया था, मुझे दिया था, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये किसमें होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक्जेक्टिव केस में, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसमें होता है, वो होता है हमारा डेटिव केस में। ठीक, लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह मदद करती है किसकी, हमेशा मेरी। तो बताइए अब ये जो है किसकी, किसे या किसको जवाब दे रहा है, मगर जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किस केस में होगा, एक्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्टिव केस के एक्जेक्टिव केस में। ये सब चर्चाएं आपसे मैंने कर रखी है पीछे। अब प्रीपोजिशन की बात आई है तो हमको एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है,
आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें हो सकती हैं जो नाउन प्रोनाउन के इक्विवेलेंट होती हैं। अब नाउन के इक्विवेलेंट होता है प्रोनाउन, नाउन के इक्विवेलेंट होता है नाउन फ्रेज, नाउन के इक्विवेलेंट होता है नाउन क्लाज, इंफिनिटिव, जेरेंड। तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसका केस मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं क्या कहूंगा कि भैया वो एक्जेक्टिव केस में होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का एक्जेक्टिव केस होता है, ये डेटिव केस नहीं होता है। जैसे ऑप्शन में एक्जेक्टिव भी देते, डेटिव भी देते, तो अब क्या आंसर लगाइएगा? एक्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा दिया मैंने आपको। देखिए देखिए, जैसे लिखा है देयर इज अ काऊ इन द फील्ड। अब आप बताइए, देयर इज अ काऊ इन द फील्ड, तो गाय है, कहाँ है? मैदान में। तो बताइए, ये फील्ड हमारा नाउन इन द फील्ड, ये द फील्ड हमारा क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है। भाई देखिए, फील्ड हमारा क्या है? फील्ड हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, तो शब्दों का समूह हो गया, थोड़ा बहुत अर्थ हो गया तो फ्रेज। इसमें मूल वर्ड नाउन है तो नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज से पहले आ गई बिन प्रीपोजिशन, तो इसने पूरा बना दिया क्या? प्रीपोजिशन फ्रेज। तो ये पूरा पूरा हो गया हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक, अब कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है तो एडवर्ब काम करता है। बता रहा इस वर्ब के बारे में, गाय है, कहाँ है? मैदान में है, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है हमारा। प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। अब बस हमको बताना क्या है? बताना है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वास्तव में द फील्ड है, लेकिन अगर आप सिर्फ नाउन लेना चाहते हैं तो सिर्फ फील्ड है। वैसे तो द फील्ड पूरा ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। तो देखिए, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। फील्ड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर मुझसे कहे कि फील्ड किस केस में है, तो मैं कहूंगा फील्ड इज इन द एक्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के दो पार्ट होते हैं, एक्जेक्टिव केस और दूसरा हमारा होता है डेटिव केस। डेटिव केस तो किस में होता है? एक्जेक्टिव केस में होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा। आइए और देख लेते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखिए, पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की पोजीशन कह रहा है क्या होती है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन प्रोनाउन से पहले ही आता है, एकदम क्लियर है। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो, कुछ खास परिस्थितियों का मतलब यह होता है कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो प्रीपोजिशन पीछे भी चला जाता है, क्योंकि वहां पे उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अभी देखेंगे उसको हम सब। तो कुल मिला के बेसिकली होता क्या है कि जो प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है वो क्या होती है? बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब किसी भी प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो उसके नाउन प्रोनाउन से पहले, अर्थात उसके ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे लिखा है ऑन द टेबल, तो अब देखिए ऑन हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है। द टेबल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन आया कहाँ है? अपने ऑब्जेक्ट से पहले। अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, तो बताइए अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। द ट्री क्या है? हमारा नाउन फ्रेज। तो किसी भी प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या है? अपने ऑब्जेक्ट से पहले। यही होती है प्रीपोजिशन की प्लेस। एट द एंड, यही वाली बात ध्यान रखना है, एट द एंड। कभी कभी प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में भी चली जाती है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, अंत में क्या है, एक्चुअली बात ये होती है ना, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो प्रीपोजिशन अकेले भी लिखी जा सकती है। कि भाषा क्या है ना, भाषा भाव को व्यक्त करने का विषय है, कोई रटने का विषय नहीं है। तो भाषा में जैसे कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो प्रीपोजिशन कई बार हमको अकेले दिखती है, लेकिन वास्तव में अकेले नहीं होती है। उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग एट द बुक। अब देखिए, ये गलत इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली ये गलत इस वजह से है, व्हाट आर यू लुकिंग एट द बुक, एकदम गलत बात है। जानते हैं क्यों? इसलिए गलत है कि यू हमारा देखिए इसमें है क्या लिखा, व्हाट आर यू लुकिंग, तो आप देख रहे हैं, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। भाई जो काम करता है वो क्या होता है? जो करता होता है, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा क्या हो गया? यू हमारा सब्जेक्ट है। लुकिंग, ये लुकिंग क्या है? लुकिंग हमारी वर्ब है। ये देखिए, ये आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग हमारी मेन वर्ब है। और ये जो वाट है ना,
यही तो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है किसका, इस लुकिंग एट पूरा ना, लुकिंग एट ये फ्रेजल वर्ब है एक्चुअली से, तो ये जो इसी का ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ये बताइए जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड है तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पीछे तो आता नहीं है। ये बात चर्चा आपसे कितनी बार हो चुकी है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बता रहा था तो वहां मैंने आपको कितना समझाया वहां पे कि इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जा सकता नहीं है। जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पीछे जा सकता नहीं है। कहाँ लिखा जाता है, वाक्य आरंभ में। तो वास्तव में इसमें यू हमारा क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, जो वाट है यही तो ऑब्जेक्ट है किसका, इस लुकिंग एट का। इसमें एट हमारी प्रीपोजिशन है, लुकिंग एट फ्रेजल वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वाट है। जब इसका ऑब्जेक्ट आ गया है तो इस बात को लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ये अनावश्यक रूप से बात लिखी गई है, क्योंकि इस लुकिंग एट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाट है। इसको लिखना पड़ेगा हमें, वाट आर यू लुकिंग एट, और तो इसका ऑब्जेक्ट है क्या, ये वाट इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। और ये लिखा किसमें है, इन्वर्जन में लिखा है। मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाया है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से हो जाए और इंट्रोगेटिव वर्ड या तो एडवर्ब हो और या तो वो ऑब्जेक्ट हो तो फिर क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब आप जानते हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। दो तरह का इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। देखिए तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी लुकिंग एट का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रीपोजिशन अकेले आ गई है, यहाँ पे अकेले बिल्कुल नहीं आई है। इसका ऑब्जेक्ट वाट यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है। ये जो वाट है, ये वाट यहाँ दो काम कर रहा है, एक तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और दूसरा क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए और देख लेते हैं, समझ पा गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं उसमें, है ना। तो ये अनावश्यक रूप से बात लिखी थी, क्योंकि वाट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। देखिए विथ रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि अगर कभी रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब भी चर्चा इसकी मैंने कर रखी है, या मैं जाहिर सी बात है मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है, चर्चा मैंने की है वहां पे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो एक चीज देखिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है आप जानते हैं, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। यही होता है कि प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, पहले आएगा, जाहिर सी बात है, दो क्लासों को जोड़ेगा भी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन की जो, अच्छा अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आ जाए तो और भी प्रीपोजिशन कहाँ जाता है, अंतिम में जाता है, क्योंकि दैट कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ही नहीं। ठीक है, हुम और विच तो हो भी सकता है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर प्रीपोजिशन, मैं समझाता हूं, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे बोल बोल में, लिख के समझाता हूं। देखिए लिखा है दिस इज द बॉय टू हुम आई वाज टॉकिंग। अब ये लिखा क्या है, वास्तव में लिखा है दिस इज द बॉय हुम आई वाज टॉकिंग टू, ऐसे है बात में। अब मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ये जो हुम है, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, आई हमारा सब्जेक्ट है, वाज टॉकिंग हमारी वर्ब है, और जो हुम है ये ऑब्जेक्ट है। टॉक टू समबडी, टॉक का वर्ड ग्रामर होता है टॉक टू समबडी, टॉक अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। टू का ऑब्जेक्ट क्या है, ये समबडी, समबडी का मतलब ये क्या, हुम। अब देखिए इसमें है क्या, एक क्लास ये दिस इज द बॉय, एक क्लास, और दूसरी बात है आई वाज टॉकिंग। दो क्लासों को जोड़ रहा है तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और टॉकिंग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब ये प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। तो आप जानते हैं कि प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो वर्ड हुम है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसी टॉकिंग टू का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वही बात कही जा रही है कि अगर कभी इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए बीच में, अभी तो अच्छी बात है कि यहाँ हुम आया है, तो एक प्रकार से स्ट्रक्चर कहीं से हो भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ दैट आ जाए, अगर यहाँ क्या आ जाए दैट, तो ध्यान रखिए
कि रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट होता है वो कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो इसको आप यहाँ किसी कीमत में लिख ही नहीं सकते हैं। ये हर हाल में कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ हो ही नहीं सकता है। दिस इज द बॉय दैट आई एम टॉकिंग टू। ठीक, हुम लिख दिया है आपने तो ठीक है, इतना गड़बड़ नहीं है, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट जो होता है वो कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हुम तो हो भी जाता है, इसलिए यहां ये जो आपने लिखा है ना, दिस इज द बॉय टू हुम आई एम टॉकिंग, ये सही है, ये रॉन्ग नहीं है। बस ये रॉन्ग इस सेंस में बताया गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस तरह से उसको बनाना उतना अच्छा होता माना जाता नहीं है। कहाँ लिख दीजिए उसको आप, लास्ट में। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हुम है। लेकिन मैं बताऊं ये भी बात ठीक है, ये गलत नहीं है बिल्कुल। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट आ जाए तो वो कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप दैट अगर लिखे होते तो ये यहाँ पे टू लग नहीं सकता था, कि किसी कीमत में ये कहाँ जाता, यहाँ आता। दिस इज द बॉय दैट आई एम टॉकिंग टू। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हुम है तो यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुम, विच, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन दैट कभी नहीं होता है। तो वही, लेकिन हाँ, लिखने की अच्छी व्यवस्था क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के कहाँ लिखें आप, अंतिम में लिख दें, और जाहिर सी बात है वो अंडरस्टूड है। ये हुम, आई वॉज टॉकिंग टू हुम, ये हुम क्या है, इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वही बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रीपोजिशन का प्लेस अंततः क्या होता है, अपने ऑब्जेक्ट से पहले होता है, पर कुछ खास परिस्थितियों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें लास्ट में जा सकता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव, अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा हो तभी वो स्टेज लास्ट में जा सकता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन रूप में दैट आया हो, हुम के साथ तो लग भी जाता है प्रीपोजिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उतनी ज्यादा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, हमको ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी है, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको हमको अवॉइड करना है। और दैट अगर आ जाए तो किसी कीमत में यहाँ लग ही नहीं सकता हुम, वो दैट, सॉरी टू, हुम के साथ लग सकता है इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ मैं हुम के बदले क्या लिख दूं, दैट लिख दूं, तो ये टू हर हाल में गलत हो जाए। फिर इसको कहाँ ले जाना है आपको, यहीं पे लिखना है। यहाँ लिख सकते हैं आप, नहीं है, हुम के साथ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे होंगे। यानी कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, सामान्यतः अपने ऑब्जेक्ट से पहले, कुछ खास परिस्थितियों में सेंटेंस के अंत में भी होती है। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट या तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है या कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो वो अंडरस्टूड होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये नहीं कि टू अकेले आया है, इसका ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है क्या, हुम। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। लिखा है ऑन दिस आई इंसिस्ट नॉट, गलत लिखा है ना, देखिए लिखा है ऑन दिस आई इंसिस्ट नॉट। देखिए ये ऐसे लिखा है, आई इंसिस्ट ऑन दिस। अब देखिए दिस हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ऑन हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ठीक, तो जाहिर सी बात है कि प्रीपोजिशन कहाँ आता है, अपने ऑब्जेक्ट से पहले। ये स्ट्रक्चर ये गलत इस वजह से है, इस तरह से लिखने का तरीका ठीक नहीं है ना। आप देखिए दिस आई इंसिस्ट ऑन, या तो ऐसे लिख दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, आई इंसिस्ट ऑन दिस। ठीक, इस तरह से लिख दीजिए आप। ऐसा एक चीज और, जब आप इस तरह से लिख रहे हैं दिस आई इंसिस्ट ऑन, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब आप पहले इस तरह से लिख दे रहे हैं, तो बस सिर्फ एक तरीका है कहने का कि आप उस बात पे जोर दे रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक, जैसे आपने कहा आई इंसिस्ट ऑन दिस, इसी बात को आपने कह दिया कि दिस आई इंसिस्ट ऑन, तो क्या है, जोर दे रहे हैं ना, मैं इसी बात पर जोर देता हूं ना। ये किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए आप इस तरह से आपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ लिख दिया है, पहले लिख दिया है। ये बात कहने का तरीका है, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, जब आप ऐसे लिखेंगे ना आई इंसिस्ट ऑन दिस, तो ये समान बात आप कह रहे हैं, मैं इस पर जोर देता हूं। लेकिन जब आप इस तरह लिखते हैं दिस आई इंसिस्ट ऑन, इसका भाव क्या जाएगा, मैं इसी बात पे जोर देता हूं, भाव बदल जाएगा कहने का। तो भाषा में अपने कहने को तरीका होता है, तो आपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, दिस आई इंसिस्ट ऑन, इसी बात पे मैं जोर देता हूं। और आपने कहा आई इंसिस्ट ऑन दिस, तो मैं इस बात पे जोर देता हूं। ये सामान्य तरीका हो कहने का, ये जोर देने वाली बात हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अंततः मूलभूत बात क्या है,
मूलभूत बात यह है कि प्रीपोजिशन कभी अगर सेंटेंस के अंत में आता है तो उसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता ही होता है। यहां पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज कहां नहीं होता है। देखिए बात मैं बताऊं आपको, अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा भाव का विषय है, तो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, वहां पे प्रीपोजिशन लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, अभी उन्हीं की बात हो रही है। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहां पे हट जाया करता है। सम प्रीपोजिशंस लाइक, कौन कौन सी प्रीपोजिशन, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफन ओमिटेड, ये प्राय क्या होती है, हट जाती हैं बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई शब्द समूह समय का भाव व्यक्त कर रहा हो, डिस्टेंस दूरी का भाव व्यक्त कर रहा हो, स्थान बता रहा हो, तो ऐसी शब्दों से पहले प्रीपोजिशन को लिखा जाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर समझ लीजिए, देखिए एक चीज तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कई बार भाव ऐसे ही स्पष्ट होते हैं तो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड होता है, वहां पे उसको लिख देना उचित नहीं होता है, क्योंकि जान लीजिए भाषा में बहुत बार, हर बार नियम ही नहीं चलेगा, भाषा में बहुत बार रीतियां चलेंगी, क्या उसका चलन है, क्या उसका प्रचलन है, क्या बोलचाल का विषय है। इस बात पर भी हमको ध्यान देना होता है कि भाषा में कौन सी चीज बोलचाल का विषय है, तो इस बात का ध्यान देना होगा हमको। तो वही कह रहा है कि सम प्रीपोजिशंस लाइक फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफन ओमिटेड, ये प्रायः हट जाती हैं बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, समय बताने वाले शब्द समूहों के साथ, डिस्टेंस दूरी बताने वाले और स्थान बताने वाले। जैसे ये लिखा है, जैसे लिखा है आई मेट हिम ऑन लास्ट वीक। अब मैं आपको बताऊं, ये एकदम गलत बात है। आई मेट हिम लास्ट वीक, अब यहां पे इस प्रीपोजिशन कोई जरूरत नहीं है। बताइए मैं उससे मिला था, कब मिला था, मैं मिला था, मिलना हमारी वर्ब है। अब मिला था, कब मिला था, पिछले सप्ताह मिला था। तो वास्तव में ये जो लिखा है लास्ट वीक ना, ये समय बता रहा है समय बता रहा है, और वास्तव में ये काम कर रहा है एडवर्बियल का। अब आप बताइए मुझको, कोई चीज अगर एडवर्बियल की तरह काम कर रही है, उससे पहले प्रीपोजिशन कहां से आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो वही बात ऊपर कही गई है, देख लीजिए इसको एक बार, देखिए कि सम प्रीपोजिशन लाइक फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफन ओमिटेड, कहां कहां, टाइम बताने वाले शब्द समूहों के साथ, डिस्टेंस बताने वाले के साथ, या स्थान बताने के साथ। देखिए जैसे आपने लिखा आई मेट हिम ऑन लास्ट वीक, एकदम गलत बात है। मैं मिला था, कब मिला था, पिछले सप्ताह मिला था। तो ये जो लिखा है ना लास्ट वीक, ये अपने आप में इसी मेट के बारे में बता रहा है। मेट हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्बियल। ये एडवर्बियल की तरह खुद ही काम कर रहा है, और कोई प्रीपोजिशन कभी एडवर्ब के साथ थोड़ी नहीं आती भैया, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। तो इसी तरह कहा जाएगा कि समय बताने वाले शब्द समूह से पहले प्रीपोजिशन नहीं आती। इस तरह से आप लिखेंगे आई मेट हिम लास्ट वीक, ठीक, ऐसे लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौन कौन चीजें जो समय बता रही हूँ, डिस्टेंस बता रही हूँ, प्लेस बता रही हूँ। और देखिए वेट अ मिनट, ये देखिए यही तो है, लिखा है वेट अ मिनट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट अ मिनट, ठीक। अब यहां पे अगर लिख दें आप वेट फॉर अ मिनट, तो रॉन्ग हो जाए। जनरली हम ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे आप बोल देते हैं वेट फॉर अ मिनट। अब देखिए वेट हमारा क्या है, वर्ब है, ये वास्तव में ऐसे लिखा है यू वेट फॉर अ मिनट। तो वेट हमारी क्या है, वेट हमारी वर्ब है, और अ मिनट क्या है, समय को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इंतजार करिए कितनी देर, 1 मिनट के लिए। तो भाई अब ये वेट फॉर अ मिनट इस तरह से बोलना ठीक बात नहीं है। वेट अ मिनट, यहाँ पे अ मिनट भले आपको लग रहा है कि मिनट हमारा नाउन है, हमारा डिटर्मिनर है, लेकिन वास्तव में यूज कैसे हुआ है, यूज हुआ है एडवर्बियल की तरह से। ये एडवर्बियल बन गया तो फिर प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि समय सूचक शब्दों के साथ, है ना, स्थान बताने वाले शब्दों के साथ, दूरी बताने वाले शब्दों के साथ, समय के साथ, दूरी के साथ, स्थान वाले शब्दों के साथ
इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो, मैं आपको बताऊं इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो जो समय बताने वाला शब्द समूह होता है, या स्थान बताने वाला शब्द समूह होता है, या दूरी बताने वाला शब्द समूह होता है, वो अपने आप में एडवर्बियल की तरह फंक्शन करता है खुद ही। तो एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन वैसे भी नहीं लगाई जाती है ना। प्रीपोजिशन तो नाउन प्राउन से पहले आती है ना। देखिए, ये देखिए, वेट फॉर अ मिनट नहीं, क्या वेट अ मिनट लिखा है। आई कैन नॉट वॉक फॉर अ माइल, आई कैन नॉट वॉक फॉर अ माइल की क्या जरूरत है। अब आप देखिए, लिखा है आई कैन नॉट वॉक अ माइल, मैं नहीं चल सकता 1 मील। अभी जो लिखा है अ माइल ना, भले आपको लगे कि माइल आपका नाउन है, हमारा डिटर्मिनर है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, वॉक वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो वास्तव में एडवर्बियल की तरह आया है, ये एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है, तो इसको आप नाउन की तरह क्यों मानते हैं और प्रीपोजिशन लगा दें, वॉक फॉर अ माइल नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम बताने वाला शब्द समूह हो, डिस्टेंस बताने वाला हो, और प्लेस बताने वाला हो, तो भैया इनके साथ ये खुद ही सेंटेंस में आते हैं, तो क्या काम करते हैं, एडवर्बियल काम करते हैं। इसलिए इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज आप ना करें, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हमको लिखना चाहिए था आई कैन नॉट वॉक अ माइल, अभी सही है, फॉर अ माइल ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूरी बता रहा है ना। चलिए, तो ये बात हम समझ गए कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन समानतया आता कहाँ है, अपने ऑब्जेक्ट से पहले, ये बात तो आप जान गए हैं। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में जाता है, वाक्य के अंत में आता है, अकेले लिखा रहता है, लेकिन एक बात वहां भी ये बात क्लियर है कि वहां भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं, तो जनरली प्रीपोजिशन तो 3 ही प्रकार की होती है ना, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। कुछ लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, पर बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण प्रीपोजिशन क्या होती हैं, देख लीजिए कुछ साधारण प्रीपोजिशन के आप एग्जाम्पल हैं, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, हिंदी भी लिख दी है मैंने, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, है ना, ऑन, आउट, थ्रू, है ना, टिल, टू, अप, विथ। तो ये सब हमारी क्या थी ऊपर, ये सब हमारी सिंपल प्रीपोजिशन थी, यानी साधारण प्रीपोजिशन है। अभी इन सब का प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और प्रीपोजिशन का यूज के बाद हम लोग सीखेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, क्योंकि प्रीपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीपोजिशन से लगभग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो सीखेंगे, बड़ा चैप्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हमारी क्या थी सब, ये हमारी सिंपल प्रीपोजिशन थी, साधारण प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन देखिए क्या होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है, 2 शब्दों से मिलकर बनती है ना, उसी को बोलते हैं आप कंपाउंड प्रीपोजिशन, 2 या 2 से शब्दों से मिलकर। जैसे देखिए लिखा है कौन कौन सी, अबाउट, एबव, है ना, देखिए अक्रॉस, ए और क्रॉस से मिलकर, अलोंग, ए और लॉन्ग से मिलकर, एमिड या अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, हिंदी सबको मैंने लिख दी है, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विद इन, विदाउट। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू, एग्रीडेबल टू, अलॉन्ग विथ, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, हिंदी सबकी लिख दी मैंने, बाय मीन्स ऑफ, by reason of, by virtue of, by way of, conformably to, है ना, for the sake of, in accordance with, in addition to, in behalf of, on behalf of, है ना, in behalf of भी होता है, on behalf of भी होता है, ठीक है। in case of, in comparison to, in compliance with, in consequence of, in course of, in favor of, in front of, in lieu of, in order to, in place of, in reference to, in regard to, in spite of, instead of, in the event of, on account of, owing to, with a view to, with an eye to,
विथ रेफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू, ये सब हमारी क्या थी? ये हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन थी और वो उनके सबके क्या थे? हिंदी अर्थ में सबके लिख दिया था ना। अब आइए फ्रेज प्रीपोजिशन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए लिखा है ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वो सफल हुआ था। बाय डिंट ऑफ का मीनिंग मैंने लिख रखा है, सब एक एक चीज की प्रीपोजिशन लिख दी है मैंने आपको। देखिए सब बाय डिंट ऑफ आया था कहीं ना, बाय डिंट ऑफ लिखा, तो ये देखिए लिखा है बाय डिंट ऑफ के बल पर, है ना। देखिए ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, कैसे पास हुआ? कठिन परिश्रम के बल पर। इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड, इन स्पाइट ऑफ, है ना। ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हर फादर, ये सब क्या है? ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन है, उनके एग्जांपल है ना। इन ऑर्डर टू पास ही स्टडीड डेली, ठीक है। ही रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, फ्रेज प्रीपोजिशन जैसे लिखा है ही सक्सीड बिकॉज हार्ड वर्क, बिकॉज तो यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज हो गया है। प्रीपोजिशन क्या होती है? बिकॉज ऑफ होती है, इस वजह से रॉन्ग है। ही सक्सीड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, सफल हुआ, क्यों सफल हुआ? मेहनत के कारण सफल हुआ। बिकॉज हार्ड वर्क नहीं, ये तो कंजंक्शन की तरह यूज हो गया है। हमको रीजन बताना है क्यों, कैसे सफल हुआ, वह मेहनत के कारण सफल हुआ। तो यानी कि सही प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। अगर आप प्रीपोजिशन के बदले कंजंक्शन लगा दे रहे हैं तो उसका भाव ही बदल जाएगा ना, ठीक। इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड, इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट रेन, अच्छा इन स्पाइट रेन लिखा है, जबकि प्रीपोजिशन क्या होती है? इन स्पाइट ऑफ, रॉन्ग है ये। हमें क्या लिखा होगा? इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड, बारिश के बावजूद हमने खेला, ठीक। इसका मतलब अंततः प्रीपोजिशन कितने तरह की हमारी? 3 तरह की, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। और सबका हिंदी मैंने लिख दिया था, तो आप देख लीजिएगा अपना, अभी सबका यूज पढ़ेंगे हम आगे, है ना। प्रीपोजिशन सोच क्या क्या दिखाता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन सोज रिलेशन, इट हैज एन ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है अभी तक जो हमने पढ़ा फाइनल समरी क्या है? प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। ये बात तो आप हमेशा जानते हैं कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जिस नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। चर्चा तो आपसे हमेशा होती रही है, लेकिन एक अंतिम बात मैंने आपको बताई थी जो हमेशा सत्य मानी जाएगी प्रीपोजिशन के लिए, और यही हमको याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सदैव नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब का काम करता है। ये मूलभूत बात इतनी है। तो वही कर रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एकदम सही बात है, प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। इट हैज एन ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट इज इन द एक्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक्जेक्टिव केस में होता है, ये मैंने पढ़ाया आपको। समटाइम्स ओमिटेड, कभी कभी प्रीपोजिशन नहीं लिखे जाते हैं। कब? अगर जो शब्द या शब्द समूह आया है वो किसको बता रहा हो? समय को बता रहा हो, दूरी को बता रहा हो, स्थान को बता रहा हो, तो फिर प्रीपोजिशन लिखे जाते नहीं है, क्योंकि समय, दूरी और स्थान बताने वाला जो शब्द या शब्द समूह होता है वो सेंटेंस में एडवर्बियल की तरह काम करता है, और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन लिखी जाती नहीं है। 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे हमसे पूछ ले कि कितने प्रकार की प्रीपोजिशन होती है, तो हम बताएंगे क्या? 3 काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछ ले कि सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जांपल दीजिए, या कंपाउंड प्रीपोजिशन की एग्जांपल दीजिए, या फ्रेज प्रीपोजिशन की एग्जांपल दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी सब लिख दिए हैं ऊपर, सब लिखा है। ये सब जो है, ये सब क्या है? ये फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ये सब हमारी क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इनको आपको पढ़ना है, बाकी अभी इनके यूज को हम पढ़ेंगे सब बारी बारी से, ठीक है। आइए आइए फ्रेज प्रीपोजिशंस यूज्ड इन सेंटेंस। अब कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, आइए उसको देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका भाव, इनके भाव के अनुसार ही इनका यूज ध्यान रखना है हमको, ठीक। जैसे जो नॉर्मल प्रीपोजिशन है, जो सिंपल प्रीपोजिशन है, जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, उनका तो मैं यूज आपको बता दूंगा।
कि यहाँ पे इन आता है, यहाँ एट आता है, यहाँ बाई आता है, यहाँ इनटू आता है, यहाँ अपान आता है, यहाँ टूवर्ड्स आता है, यहाँ टू आता है। ये चाहे तो मैं आपसे कर दूंगा, यहाँ ऑफ आएगा, इसे चाहे तो मैं आपसे कर दूंगा। लेकिन जो फ्रेज प्रेपोजिशन है एक्चुअली हमको इनको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इनके अर्थ भाव को ध्यान में रखते हुए इनका यूज करना पड़ेगा। ये इस वजह से जरूरी हो जाता है। चलिए, तो देयर आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, द फ्रेज प्रेपोजिशन यूज्ड इन सेंटेंस, these are group of words that works like one preposition and shows relation। ये जो फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं ये आप जानते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होते हैं? शब्दों का समूह होते हैं, थोड़ा बहुत अर्थ होता है, और फ्रेज की तरह यूज होते हैं और बनाते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको इनके अर्थ भाव को ध्यान में रखते हुए ही सेंटेंस में इनका यूज करना होता है। जैसे लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, अब ऑन बिहाफ ऑफ ये क्या है? फ्रेज प्रेपोजिशन है। ध्यान रखना होगा हमको कि ऑन बिहाफ ऑफ होता है। अब इसमें आप ऑन बिहाफ नहीं कह सकते, बिहाफ ऑफ नहीं कह सकते, पूरा फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? की ओर से। ठीक, अब इसकी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस हमको उसका यूज कर लेना है। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, उनके तो यूज होते हैं कि सबके अलग अलग परिस्थितियों में यूज होते हैं, पर जो फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं इनके भावार्थ को ध्यान में रखते हुए इनको उसी हिसाब से यूज किया जाता है सेंटेंस में। जैसे लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। अब कहीं पे भी अगर की ओर से का भाव निकले तो आप क्या लगा देंगे? ऑन बिहाफ ऑफ। अगर एग्जामिनर ऑन हटा दे, सिर्फ लिख दे बिहाफ ऑफ, तब भी रॉन्ग हो जाए। ऑफ हटा दे, ऑन बिहाफ लिख दे, तब भी ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे आप? ऑन बिहाफ ऑफ, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? की ओर से। देखिए लिखा ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लासमेट्स। अब आप देखिए, मैं समझाता हूं आपको एक बात इसमें। देखिए भैया, इसमें बात यह है, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो बोला था। देखिए, उसने अपने सहपाठियों की ओर से बात की, तो बताइए उसने बात की, और जो लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए क्लासमेट्स हमारा नाउन है, हिज हमारा डिटर्मिनर है, ये बन गया नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज से पहले ये देखिए आ गया ऑन बिहाफ ऑफ, ये खुद ही प्रेपोजिशन है। तो जब ये प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ गया तो इसने बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज, ये पूरा बन गया प्रेपोजिशन फ्रेज। किसके बारे में बता रहा है? स्पोक वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में कौन बताएंगे? एडवर्बियल बताएंगे। अर्थात ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है हमारा, ये क्या काम कर रहा है? एडवर्बियल काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? की ओर से। समझ पा रहे होंगे? आइए अगला देखिए, अगला क्या है? इन स्पाइट ऑफ, है ना। ये जो इतनी फ्रेज प्रेपोजिशन हमने पढ़ी है, इनका सबका अलग अलग यूज। देखिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन, उनके तो यूज हैं, मैं अभी चर्चा करूंगा उनकी अलग से आपसे। लेकिन जो फ्रेज प्रेपोजिशन है, ये हमको अंततः इनके भाव अर्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और उसी अनुसार इनका सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। इसलिए पहले फ्रेज प्रेपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, उनको मैंने बताने की कोशिश की है। ये सारी जितनी भी लिखी है मैंने, ये देखिए कहाँ है, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी फ्रेज प्रेपोजिशन ही तो है। देखिए ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, या इन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ भी होता है, इन बिहाफ ऑफ भी होता है। अगर आप हटा दें तब रंग हो जाए, बिहाफ ऑफ बोल दें आप, ये नहीं ठीक है। ये इन्हीं को हमको पढ़ना है, ठीक, फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक, ये हमारी क्या है? ये हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इनके यूज होते हैं किन किन पर, कहाँ बियॉन्ड आएगा, कहाँ बिटवीन आएगा, कहाँ बिसाइड आएगा, कहाँ बीनीथ आएगा, ये हम अभी अलग अलग सीखेंगे सब। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड प्रेपोजिशन के तो अलग अलग यूजेज हैं, हम सीखेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रेपोजिशन आएंगे, और जो फ्रेज प्रेपोजिशन होती है इनके अर्थ भाव को ध्यान में रखते हुए उसी अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस में यूज करना होगा इन्हें। चलिए आइए, और ये बहुत, देखिए प्रेपोजिशन क्या है ना, इतना छोटा टॉपिक ही नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अभी लंबी बातचीत आपसे होनी है, तो अभी शुरुआत हुई है प्रेपोजिशन की ना। चलिए, हमने ये पढ़ लिया था ऑन बिहाफ ऑफ या इन बिहाफ ऑफ। ठीक है, जनरली ऑन बिहाफ ऑफ होता है, पर बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? के बावजूद। लिखा है सी कंटिन्यूड,
उसने कंटिन्यू रखा था हर वर्क, अपने काम को, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद। अब इलनेस क्या है? इलनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन स्पाइट ऑफ क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। ये जो है ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया प्रीपोजिशन फ्रेज। सी कंटिन्यूड हर वर्क, उसने जारी रखा था अपना काम। कब जारी रखा था? बीमारी के बावजूद। वर्ब के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्या काम कर रही है? एडवर्बियल का। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात? आइए, सोच क्या दिखा रही है? कंट्रास्ट दिखा रही है। यानी बीमार थी, उसके बावजूद काम जारी रखा उसने। देखिए, के बावजूद, अर्थ को ध्यान रखना है। क्या दिखाती है? कंट्रास्ट दिखाती है। ये वाली प्रीपोजिशन क्या दिखा रही थी? सोज रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंट किया रहा किसी के की ओर से, किसी की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया, कोई बात कही गई। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कंट्रास्ट, विरोधाभास दिखा रहा है। इन द इवेंट ऑफ, की स्थिति में, इसका मतलब क्या होता है? इन द इवेंट ऑफ मतलब होता है की स्थिति में। लिखा है इन द इवेंट ऑफ फेलियर ट्राई अगेन, है ना, असफलता की स्थिति में फिर प्रयास करो। अब देखिए, इन द इवेंट ऑफ फेलियर, फेलियर हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन द इवेंट ऑफ, ये क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? असफलता की स्थिति में फिर प्रयास करो। तो देखिए, समझ पा रहे हैं? अर्थ भाव को ध्यान में रखना है इनको। फ्रेज प्रीपोजिशन का अर्थ भाव में ध्यान में रखते हुए उसी अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस में यूज करना है। जो भाव अर्थ निकलेगा उसी प्रकार का प्रीपोजिशन आना चाहिए। कुछ और लगा देंगे रॉन्ग हो जाएगा। इंसिस्ट ऑफ, सॉरी, इंस्टेड ऑफ, इंसिस्ट नहीं है, क्या है? इंस्टेड ऑफ के बजाय। लिखिए, देखिए लिखा है इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कंप्लेन करने की अपेक्षा क्या करो? बजाय प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान निकालो, समाधान, समस्या को सॉल्व करो, हल करो। ठीक, अच्छा, अब एक बात बताऊं मैं आपको, जो आप सोच रहे होंगे कि प्रीपोजिशन फ्रेज पहले क्यों आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी चीज को इस तरह से जब पहले लिखा जाता है तो आप जान लीजिए उस चीज पे जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए लिखा है इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बात दो तरह से कही जा सकती है, सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि समस्या को हल करो शिकायत करने की अपेक्षा। जब आप इस तरह लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, शिकायत करने की अपेक्षा है, उसका हल निकालो। जोर किस पे? जोर, ये जो आप करेंगे इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, तो जोर देने के लिए कहां लिखा गया है? आगे लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है सॉल्व वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब ही होगा। ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। देखिए, फिर लिखा है बाय रीजन ऑफ। बाय रीजन ऑफ मतलब क्या होता है? के कारण। तो ही वाज पनिश्ड बाय रीजन ऑफ निग्लिजेंस, है ना, उसको पनिश किया गया बाय रीजन ऑफ, किस कारण? निग्लिजेंस, है ना, लापरवाही के कारण से दंड मिला। कोई लापरवाही की होगी उसने, तो बाय रीजन ऑफ निग्लिजेंस। तो ये लिखा है बाय रीजन ऑफ, ये क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है। और जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन को चाहिए क्या? नाउन चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बाय द रीजन ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण। तो एक बात तो आप समझ में आ गई होगी इतनी देर में कि ये जो फ्रेज प्रीपोजिशन है, इनके भावार्थ को ध्यान में रखते हुए इनका यूज सेंटेंस में करना है। जैसे इनका भाव निकलेगा वैसे सेंटेंस हमको इनका यूज करना है। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द वर्क वाज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान, काम किया गया था अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान के अनुसार। तो इनका मीनिंग ध्यान रखना है आपको। और ये जो मैं आपको बता दे रहा हूं बस इतना ही ध्यान रखिए, इतने में आपका काम हो जाना है, कहीं आपको प्रॉब्लम होगी नहीं कुछ। बाकी मैं, देखिए, कोई भी मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी टॉपिक उठाऊं उसको जीरो से लेके अंत तक खत्म करूं। मैं बहुत सी बातें करने चल रहा हूं प्रीपोजिशन में, कोई बात छूटेगी ही नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए एकदम से। देखिए, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। द वर्क वाज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अलोंग विथ, है ना, अलोंग विथ मतलब होता क्या? के साथ। शी केम अलोंग विद हर पेरेंट्स, आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। आप जानते हैं केम हमारा वर्ब है, अलोंग विद फ्रेज प्रीपोजिशन है, हर पेरेंट्स हमारा नाउन फ्रेज है। ये बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है केम वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे कि प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। तो ये जो लिखा है अलोंग विथ हर पेरेंट्स, ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है केम वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताएगा तो क्या काम करेगा? एडवर्बियल का। यानी प्रीपोजिशन फ्रेज काम करेगा
एडवर्बियल का। इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस का क्या होता है, के अनुसार। देखिए, द रूल्स विथ वर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ठीक, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब क्या होता है, के अनुसार। द रूल्स वर चेंज्ड, रूल बदले गए थे, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, है ना, नियम के अनुसार। ठीक, और देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा था इन अकॉर्डिंग टू, सॉरी अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू नहीं, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। द वर्क वाज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये काम किया गया था योजना के अनुसार। और यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ द रूल वर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, नियम बदले गए थे, है ना, कानून के अनुसार। देखिए दो चीजें होती हैं, अकॉर्डिंग टू भी होता है, इन अकॉर्डेंस विथ भी होता है ना। अगला देख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ, है ना, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने क्या है, पार्क है। और इन फ्रंट ऑफ का यूज जो होता है जनरली नॉन लिविंग के लिए ही होता है ना। लिविंग के लिए भी हो सकता है जब किसी पंक्ति की बात हो, पढ़ेंगे अभी, चर्चा करेंगे इस पे सब अलग से। जनरली इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग के लिए। एग्रीडेबल, एग्रीबली टू, है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, के अनुसार। द पेमेंट वाज मेड एग्रीबली टू द अरेंजमेंट, तो इन्हीं भाव, इन्हीं भाव को ध्यान में रखते हुए। गला गड़बड़ है तो थोड़ा सहयोग करिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं उसको फिर से सिखा बता दूंगा। देखिए, तो अब देखिए मीनिंग ध्यान रखनी है ना, के अनुसार। द पेमेंट वाज मेड एग्रीबली टू द अरेंजमेंट, है ना, समझौते के अनुसार क्या किया गया, भुगतान किया गया। बाय वे ऑफ, है ना, यानी के रूप में। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, उसने परिचय के रूप में कुछ शब्द बोला। तो बाय वे ऑफ मतलब होता है के रूप में, मीनिंग याद रखना है बस आपको। बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। दे क्रॉस्ड द रिवर बाय मीन्स ऑफ अ बोट, किसके माध्यम से, बोट के माध्यम से। फॉर द सेक ऑफ, के लिए। ही सेक्रीफाइस्ड कंफर्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, उसने सेक्रीफाइस किया था, त्यागा था किसको, कंफर्ट को, आराम को। फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, है ना, उसने कर्तव्य के लिए आराम त्याग दिया। फॉर द सेक ऑफ मतलब क्या होता है, के लिए। इन कोर्स ऑफ, के दौरान। इन कोर्स ऑफ डिस्कशन न्यू आइडिया इमर्ज्ड, यानी चर्चा के दौरान एक नया विचार आया। ठीक, इन न्यू आइडियाज है, ज्यादा विचार है ना। तो इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, चर्चा के दौरान न्यू आइडियाज इमर्ज, नए आइडिया क्या हुए, इमर्ज हुए थे, विचार आए थे। इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। द जज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, न्यायाधीश ने अभियुक्त के पक्ष में फैसला दिया। ठीक, बिकॉज ऑफ, के कारण। द मैच वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन, किस वजह से कैंसिल किया गया, रेन की वजह से। इन लीव ऑफ, के स्थान पर। ही एक्सेप्टेड कैश इन लीव ऑफ गुड्स, उसने सामान के स्थान पर नगद स्वीकार किया, कोई सामान दिया उसके बदले नगद पैसा ले लिया। विद अ व्यू टू, देखिए उद्देश्य से, है ना। ही वर्कड हार्ड विद अ व्यू टू सक्सेस, उसने कठिन परिश्रम की थी विद अ व्यू टू सक्सेस, उसने सफलता के उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत क्यों की, सफलता के उद्देश्य के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। द फैक्ट्री क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेज, फैक्ट्री बंद हो गई थी नुकसान के कारण। ठीक, विथ एंड आई टू, ध्यान में रखकर। ही सेव्ड मनी विथ एंड आई टू द फ्यूचर, उसने भविष्य को ध्यान में रखकर पैसे बचाए। तो विद आई टू का मतलब क्या हो गया, ध्यान में रखकर। बाय डिंट ऑफ, के बल पर या की वजह से, या मेहनत से या गुण से। देखिए यूज कहां यूज होता है, यूज टू शो दैट सक्सेस और रिजल्ट कम्स बिकॉज ऑफ इफर्ट, क्वालिटी और हार्ड वर्क। इसका यूज कहां होता है वो बताने की कोशिश करेंगे कि बाय डिंट ऑफ का यूज कहां करें, यूज टू शो दैट, ये यूज होता है शो करने के लिए। सो दैट, क्या क्या बताएंगे, दैट कि सक्सेस और रिजल्ट, जो परिणाम आया है, जो सफलता आई है, कम्स आई है, बिकॉज ऑफ इफर्ट, प्रयास के दम पे आई है, क्वालिटी के दम पर आई है, कठिन परिश्रम के दम पर आई है ना। ही अचीव्ड सक्सेस बाय डिंट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, उसे सफलता पाई क्या है, लगातार अभ्यास के दम पर। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है,
के बल पर, की वजह से, ठीक। इन केस ऑफ, की स्थिति में, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अरे वो दिखा है ना, यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशन और कंडीशन, की संभावित स्थिति के लिए प्रयोग होता है। इससे लिखा इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, आपात स्थिति में इस नंबर पर कॉल करें, है ना। यानी की स्थिति में, इन केस ऑफ मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति में, की स्थिति में, बाय वर्चू ऑफ, के कारण या के अधिकार से, है ना। शी वाज प्रमोटेड बाय वर्चू ऑफ हर एक्सपीरियंस, अनुभव के कारण उसे प्रमोट किया गया, है ना। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, के परिणाम स्वरूप, द रोड वाज ब्लॉक्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी स्नोफॉल, यानी भारी बर्फबारी के परिणाम स्वरूप सड़क क्या हो गई, बंद हो गई। तो बताइए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, है ना। इन मीनिंग ध्यान रखनी, ओइंग टू, के कारण, ठीक। यूज टू शो काज, यूजुअली समथिंग अनअवॉइडेबल, इसका यूज कहां करते हैं, किसी मजबूर कारण को बताने के लिए प्रयोग होता है, यानी मजबूर कारण। द ट्रेन वाज लेट ओइंग टू टेक्निकल इशू, यानी कि ओइंग टू का यूज कहां होता है, ध्यान रखिएगा, कोई मजबूर कारण बताने के लिए। ओइंग टू का मतलब क्या होता है, के कारण, और कारण कैसा हो भाई, अनअवॉइडेबल, यानी जिस कारण को आप अवॉइड कर सकते ना हो। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मजेदार बात है। द ट्रेन वाज लेट ओइंग टू टेक्निकल इशू, जो तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन क्या आ गई, देर से आई। तो अब ये क्या है, ये टाली जा सकती नहीं थी, तकनीकी समस्या हो गई, अब जब तक वो ठीक नहीं हुई तब तक ट्रेन आ पाई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ओइंग टू का मतलब क्या होता है, के कारण, है ना। और क्या बताता है, कोई अनअवॉइडेबल रीजन को बताता है। देखिए यूज टू शो काज, दिखाता है कारण, यूजुअली समथिंग अनअवॉइडेबल, जिनको आप अवॉइड ना कर सकते हो, ठीक। किसी मजबूर कारण को बताने के लिए। विथ डिफरेंस टू, के संदर्भ में, देखिए विथ डिफरेंस टू योर एप्लीकेशन फ्यूचर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में और जानकारी आवश्यक है, ठीक। यानी विद रेफरेंस टू का मतलब क्या हो गया, के संदर्भ में, यूज ध्यान रखना है हमको। इन ऑर्डर टू, उद्देश्य से, है ना। यूज टू एक्सप्रेस पर्पज, क्या बताता है, पर्पज को बताता है। जैसे सी स्टडीज हार्ड इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम, परीक्षा पास करने के उद्देश्य से उसने कड़ी मेहनत की। तो क्या है, इन ऑर्डर टू मतलब क्या, उद्देश्य से, पर्पज बताने के लिए, क्यों कठिन परिश्रम की, उसका पर्पज था परीक्षा पास करना, है ना। इन कोर्स ऑफ, क्यों दौरान, है ना, किसी कारण या समय के दौरान होने वाली बात बताता है। इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, यानी बातचीत के दौरान, द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, समस्या क्या हो गई, हल कर ली गई, ठीक। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ये तो मैंने आपको बताया ही है ना। देखिए किसी की तरफ से कार्य या बात करने के लिए प्रयोग होता है। ही थैंक्ड एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद दिया। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन थी, ठीक, समझ पा रहे होंगे। अगली हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। देखिए एक चीज तो आप जान लीजिए, आप जानते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और जो काम करते हैं एडजेक्टिव का या कभी कभी एडवर्ब का। तो वही कह रहा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस प्रीपोजिशन फंक्शन, यानी कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का फंक्शन रखते हैं, उस पर बातचीत हो रही है, उस पर कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं आपको। देखिए है क्या, इनको प्रीपोजिशन कहना उतना ठीक बात नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये बात मैंने लिख क्यों दी, थोड़ा समझा दूंगा आपको मैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, एक चीज तो जान लीजिए कि पार्टिसिपल अपने बाद क्या लेंगे, पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और जो पार्टिसिपल होता है ये काम करता है एडजेक्टिव का, कभी कभी रेयर केस में एडवर्ब का। तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपल है, काम करेंगे एडजेक्टिव का ही मोस्टली, ठीक है, और किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे होंगे। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्यों कहा गया, क्योंकि इनके बाद, अच्छा एक बात आप बताइए, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और कैरेक्टर शो करते हैं वर्ब का। वर्ब का कैरेक्टर शो करने का मतलब ये है
एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले सकते हैं। तो ये जो पार्टिसिपल कुछ प्रीपोजिशन है, ये पार्टिसिपल है कुछ, ये अपने बाद नाउन लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम कह देते हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गई। दरअसल वो एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहे होते हैं, भले आप उनको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोल दीजिए, वो अलग बात है। तो पार्टिसिपल है ना, और कौन सी पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, अपने बाद क्या लेंगी? नाउन, और जो नाउन होगा उनके बाद वो उनका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? होती वर्ब्स हैं, काम करती है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, कैरेक्टर शो करती है वर्ब का। वर्ब के कैरेक्टर मतलब क्या होता है? एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगी, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले लेंगी, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले लेंगी। तो ये जो कुछ पार्टिसिपल हैं या ऑब्जेक्ट रूप में अपना नाउन लेती हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव काम करती हैं, उसी को लोग कह देते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यहां मैंने लिख क्यों दिया? क्योंकि रेन मार्टिन साहब ने ऐसा जिक्र किया है, इसलिए मैंने सोचा इस बात को मैं समझा दूंगा, कोई डाउट आपको ना रह जाए। लेकिन अंततः वो होते एडजेक्टिव ही है, आप ध्यान रखिएगा। बहुत रेयर केस में एडवर्ब। देखिए वर्ड्स लाइक, बेयरिंग, कंसर्निंग, है ना, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, ओरिजिनली वर्ब्स नाउ यूज्ड एज प्रीपोजिशन। मैं आपको बता दूं, ये प्रीपोजिशन की तरह नहीं, ये आते हैं पार्टिसिपल की तरह ही। अब ये अलग बात है कि इनके बाद नाउन आता है, इनका ऑब्जेक्ट, तो हम भले कह दीजिए कि इनको प्रीपोजिशन कह दें, लेकिन ये जनरली होते हैं क्या, जैसे लिखा है बेयरिंग मिस्टेक्स, अच्छा नंबरिंग गलत हुई है, यहाँ 1 होना चाहिए था, गलती 21 हो गया है। भाई पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यहाँ नंबरिंग 1 होनी चाहिए, गलती 21 लिख गया है। देखिए बेयरिंग मिस्टेक, द वर्क इज परफेक्ट। अब देखिए ये जो लिखा है भैया, ये जो लिखा है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, और जो लिखा है ना ये इसी वर्क के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ये पार्टिसिपल है, ये अपना क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक, और बना रही है क्या? पार्टिसिपल फ्रेज, जिसको आप प्रीपोजिशन कह रहे हैं, तो बना रहा है पार्टिसिपल फ्रेज, बता रहा है इस वर्क के बारे में। वर्क हमारा नाउन, नाउन बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। गलतियों को छोड़कर काम सही रहा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। कंसर्निंग द इशू नो डिस्कशन वाज टेकन, है ना, मुद्दे के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, है ना। तो अब देखिए कि कंसर्निंग द इशू, अब ये क्या है? पार्टिसिपल तो है, अपना क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। द वर्क इज परफेक्ट, बेयरिंग मिस्टेक्स, ठीक। अब ये क्या है हमारी? ये सब हमारी क्या है? इनको आप बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, लेकिन ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, द इशू, ठीक। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग हिज एज, है ना, उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, ही परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। अभी जो लिखा है ना कंसीडरिंग हिज एज, ये पूरा कंसीडरिंग हिज एज, ही, यहां तक पूरा पूरा क्या है? सब्जेक्ट ही है एक प्रकार से, है ना। और ये क्या हमारी? ये पूरी पार्टिसिपल फ्रेज एक प्रकार से, जिसको आप प्रीपोजिशन बोल रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ? तो ये पूरा है, किसी ही तक सब्जेक्ट ही तो है पूरा। ड्यूरिंग द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, है ना, लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई थी, कहाँ? ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अभी ड्यूरिंग द स्टॉर्म क्या है? एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है, वेंट के बारे में बता रहा है, ठीक। ठीक है, कुल मिला के, यानी कुल मिला के आप यूं कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो अपने बाद नाउन लेती हैं और कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज का लक्षण रखती हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग वार्निंग्स ही टुक द रिस्क, चेतावनी के बावजूद उसने जोखिम उठाया ना। नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग वार्निंग्स, अभी सब फ्रेज है, यूज होते हैं इस तरह से, हमको ध्यान रखना है ना, अर्थ भाव ध्यान रखना है। नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? के बावजूद। पेंडिंग, लंबित रहने तक, द फाइल रिमेन्स पेंडिंग अप्रूवल, है ना,
द फाइल रिमेन्स पेंडिंग, अनुमोदन तक फाइल क्या है, लंबित रही। तो पेंडिंग मतलब क्या होता है, लंबित रहने तक। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अप्रूवल हमारा क्या है, नाउन है। रिगार्डिंग, शी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू, सॉरी, शी आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉलिसी, रिगार्डिंग टू नहीं, शी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पॉलिसी। रिगार्डिंग टू मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा आप, रिगार्डिंग समथिंग होता है, रिगार्डिंग द पॉलिसी। ठीक, अभी देखिए प्रेपोजिशन है, लक्षण दिखा रहा है किसका, सॉरी ये पार्टिसिपल है, प्रेपोजिशन लक्षण दिखा रहा है किसका, प्रेपोजिशन का। ही आस्क्ड क्वेश्चन, उसने प्रश्न पूछे थे, रिगार्डिंग टू, रिगार्डिंग द पॉलिसी। जनरली हमारे मन में आता है रिगार्डिंग टू लिखते हैं, रिगार्डिंग टू नहीं, रिगार्डिंग समथिंग होता है। ही आस्क्ड क्वेश्चन, शी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पॉलिसी, उसने प्रश्न पूछे थे, है ना, पॉलिसी के संबंध में, नीति के संबंध में। अभी रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल है, काम कर रही है किसका, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रही है और बना रही है प्रीपोजिशन फ्रेज। समझ पा गए होंगे ना, ये रिगार्डिंग हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, तो पॉलिसी हमारा नाउन है, काम कर रही है प्रीपोजिशन फ्रेज की तरह। रिस्पेक्टिंग, नथिंग, है ना, के बारे में, नथिंग वाज सेड रिस्पेक्टिंग द कंप्लेंट, शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो देखिए रिस्पेक्टिंग, अभी देखिए द कंप्लेंट हमारी क्या है, द कंप्लेंट नाउन है, ये किस तरह बिहेव कर रही है, नथिंग वाज सेड, ये बिहेव कर रही है प्रेपोजिशन की तरह, काम कर रही है एक प्रकार से, बना रही है प्रेपोजिशन फ्रेज। टचिंग, ही मेड रिमार्क्स टचिंग द मैटर, उसने मामले के संबंध में टिप्पणी की। तो देखिए ही मेड रिमार्क्स, अब टचिंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल है, और ये मैटर क्या है, नाउन है। अब देखिए ये प्रेपोजिशन फ्रेज की तरह लक्षण दिखा रही है, तो इनमें लिखकर आप परेशान मत होइएगा। वर्ड यूज्ड एज एडवर्ब एंड आल्सो एज प्रेपोजिशन, कुछ वर्ड जो प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम वर्ड अलग अलग तरह से यूज हो सकते हैं, एडवर्ब की तरह से भी है और प्रेपोजिशन की तरह से भी। मैंने एक बात कवर करने की कोशिश की है, कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए एडवर्ब वर्सेस प्रेपोजिशन, जैसे देखा अबाउट, समझा दूं मैं आपको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, एक यकीन समझा दूं। अबाउट, अबाउट का यूज कैसे, एडवर्ब की तरह से, फिर कैसे, प्रेपोजिशन की तरह से। ही वॉक्ड अबाउट, अब यहाँ वॉक्ड हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। यहाँ अबाउट क्या है, एडवर्ब है। ही वॉक्ड अबाउट द रूम, अब देखिए रूम हमारा क्या है, नाउन है, अबाउट हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रहा है वॉक वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। यहाँ प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब के रूप में, एडवर्बियल के रूप में, और यहाँ एक खुद अकेले एडवर्ब के रूप में। तो यहाँ अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। ही वॉक्ड अबाउट द रूम, वो कमरे की ओर चला, वह इधर उधर घूमता रहा, ही वॉक्ड अबाउट। देखिए मीनिंग का भाव बदल गया ना, तो यहाँ अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन, नाउन से पहले आ रहा है, बना रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज बिफोर, एडवर्ब के रूप में। देखिए पहले जैसे लिखा है सी अराइव्ड बिफोर, वह आई थी, कब आई थी, पहले। वर्ब के बारे में कौन बता रहा है भैया, पक्की बात एडवर्ब। सी अराइव्ड बिफोर द सनसेट, अराइव्ड हमारा वर्ब है, आई थी, कब आई थी, बिफोर सनसेट, सनसेट हमारा नाउन है, नाउन से पहले आई प्रेपोजिशन, बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इस वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्बियल, यानी प्रेपोजिशन फ्रेज। ये क्या हमारी, ये हमारी प्रेपोजिशन फ्रेज काम कर रही है किसका, एडवर्बियल का, और ये हमारा एडवर्ब। तो वही बिफोर यहाँ एडवर्ब है, वही यहाँ प्रेपोजिशन है। आगे इन, प्लीज कम इन, अब देखिए प्लीज कम इन, तो प्लीज हमारा, प्लीज कम इन, प्लीज हमारा एडवर्ब हो गया, और कम हमारा क्या है, वर्ब है, आ जाइए अंदर, है ना। ये प्लीज एडवर्ब क्यों जानते हैं, इसे कम के बारे में बता रही, कम हमारा वर्ब है, वर्ब कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक। अब ये आ जाइए, कहाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। फिर लिखा है ही इज इन द रूम, अब वो है कहाँ है, रूम में है, रूम हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, इन हमारी प्रेपोजिशन, इससे बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज, नाउन से पहले आके बता रहा है इज वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब, अर्थात यहाँ पे प्रेपोजिशन, यहाँ पे एडवर्ब, ठीक। यहाँ बना रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज। अगला देख लीजिए ऑफ, द स्विच इज ऑफ,
द स्विच इज ऑफ, ठीक, द स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ है ना, एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है। फिर लिखा है द स्विच इज ऑफ, है ना, स्विच किस तरह की, ऑफ, ठीक है, ये आप इसको इस तरह से देख लीजिए, एडवर्ब तरह क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वास्तव में, इस तरह से कह सकते हैं आप, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब कुल मिला के एक चीज जान लीजिए, एडवर्बियल का दायरा बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट भी एडवर्बियल के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। द बॉय जम्प्ड ऑफ द वेल, द बॉय जम्प्ड, जम्प्ड हमारा क्या है, वर्ब है, कहां कूद गया था, ऑफ द वेल, है ना, दीवार से कूद गया। अब देखिए वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब, ऑफ यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन, नाउन से पहले आया है, बना रहा है प्रीपोजिशन, फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का। आइए, ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो के बारे में बता रहा है, ऑन एडवर्ब है, हाँ, आगे बढ़ो, द बुक इज ऑन द टेबल, अब ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है ना, बता रहा है इस वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज ऑन द टेबल काम कर रहा है एडवर्बियल का, और ये गो ऑन, ऑन यहाँ पे क्या है, गो के बारे में बताया, डायरेक्ट एडवर्ब है। ओवर, द स्नो इज ओवर, है ना, द स्नो इज ओवर, देखिए समझ लीजिए इसको, देखिए द स्नो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, वर्ब है, ओवर, है ना, अच्छा स्नो नहीं सो है, सॉरी सॉरी, द सो इज ओवर, सो किस तरह का, समाप्त। अब ये क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह है, और देखिए चीज ध्यान रखिएगा, इसी भाषा में 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। एक जान लीजिए एडवर्बियल का दायरा बहुत बड़ा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी सब एडवर्बियल के अंतर्गत आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो ठीक, इज हमारा वर्ब है, सो किस तरह का, ओवर, समाप्त, ठीक, ये वास्तव में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से है, इसको प्योर एडवर्बियल तो कहना ठीक नहीं है, जैसे ये वाला था, ये वाला, ये ऑफ, द स्विच इज ऑफ, स्विच किस तरह की, बंद, तो इसको एडवर्बियल तो कहना उतना ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से है। और देखिए कॉम्प्लीमेंट भी एडवर्बियल की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से है, उसको एडवर्बियल कहना उतना ठीक नहीं है। इसी तरह यहाँ भी है, इसको देखिए, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, अब प्लेन फ्लू उड़ा था, कहाँ उड़ा था, ओवर द सिटी, तो ठीक है। अब देखिए सिटी हमारा नाउन है, ओवर हमारा प्रीपोजिशन, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। अगला देख लीजिए, सिंस आई मेट हिम वंस, मैं उससे मिला था एक बार, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, और तब से मैंने उसको देखा नहीं है, कब से नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने नहीं देखा उसको, कब से, तब से, सीन हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, सिंस हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, मैं नहीं सोया हूं, कब से, कल से, यस्टरडे हमारा क्या है, नाउन है, यहाँ पे सिंस हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, अब बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है स्लेप्ट वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्बियल, यानी प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्बियल का, यहाँ सिंस प्रीपोजिशन की तरह आया है, यस्टरडे हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे सिंस क्या है, एडवर्ब है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसको नहीं देखा है, कब से, तब से, ये एडवर्ब की तरह, यहाँ पे सिंस क्या, प्रीपोजिशन, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ये भी काम कर रहा है एडवर्बियल का, और यहाँ ये प्रीपोजिशन है और यहाँ ये एडवर्ब है। फाइनल एंड कंक्लूजन क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज वन प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, ये बात सही है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज प्रीपोजिशन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे हो जाए, प्रीपोजिशन की तरह हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है, जनरली एडजेक्टिव काम करते हैं, पर कभी कभी एडवर्ब काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अ वर्ड इज अ प्रीपोजिशन इफ इट गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन, कोई भी शब्द जो अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेता है, जाहिर सी बात है उसको गवर्न करता है, यानी नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, सही बात है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और आते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज, वो काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। कभी कभी पार्टिसिपल भी, कुछ पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की भूमिका अदा करते हैं,
और प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं और नाउन वो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं, जनरली एडजेक्टिव का, कभी कभी एडवर्ब का भी। सेम वर्ड में भी एडवर्ब और प्रीपोजिशन डिपेंडिंग ऑन यूज। कोई भी शब्द कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पे, चाहे वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि वो एडवर्ब या प्रीपोजिशन ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो आशा करता हूं बात मेरी आपको यहां तक समझ में आ चुकी होगी। देखिए अगला क्या है, नॉर्मली द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज नाउन और प्रोनाउन। ये बात सही है कि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये एकदम जानते हैं। बट समटाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, लाइक देन, देयर, हियर, नाउ, एवर। ये मैं इसको समझाऊंगा आपको। एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये फ्रेज है, ये क्या है, ये कुछ जिसको बोलते हैं ना कि भाषा में रीतियां हैं, कुछ रीतियां हैं जो रीतियों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो होती हैं वो होती हैं। जैसे आप लिखते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर, अब यहाँ हेयर और देयर क्या है, एडवर्ब भी तो है, लेकिन क्या है, बोला जाता है फ्रॉम हेयर टू देयर। अब ये रीतियां हैं, तो वही रीतियों की बात वो कर रहा है कि नॉर्मली द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज नाउन और प्रोनाउन। जनरली किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। बट समटाइम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकती है। कौन कौन सी, जैसे लाइक कैसे, कौन कौन सी, जैसे कि देन, देयर, हेयर, नाउ, एवर। इवन इन सच केसेज द वर्ड स्टिल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और ऐसी स्थिति में भी ये जो शब्द है ना, देन, हेयर, देयर, नाउ, एवर, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही रहते हैं। रीतियां हैं भैया, उसके चक्कर में आप ना पढ़िए, मतलब पढ़िए का मतलब ये रीतियां हैं, भाषा में कुछ रीतियां होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, जिनको हमको ध्यान रखना है, उसको लेके परेशान नहीं होना है। जैसे अब इसमें देखिए लिखा ही तो है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, क्या ही छोड़ें इसको। देखिए जैसे लिखा है, देखिए लिखा है आई विल फिनिश द वर्क बाय देन, मैं काम समाप्त कर लूंगा तब तक। अब देखिए देन क्या है, यहाँ पे देन वास्तव में एडवर्ब है ना, समय बता रहा है। देखिए अब ये बाय देन, ये क्या है, ये फ्रेज है, यूज होता है, ध्यान रखिए इसको। अब आप कह सकते हैं कि जो देन है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखिए यहां देन समय बताने वाला एडवर्ब है, फिर भी बाय का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देन क्या है, एडवर्ब है, समय को बता रहा है, पर बाय का ऑब्जेक्ट आया है। अब ये क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये रीतियां हैं, ये फ्रेज है, जिनको हमको ध्यान रखना है। बाय देन ये फ्रेज यूज होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि देन एडवर्ब है, प्रीपोजिशन कैसे आ गया। हम ऐसे भी लिखते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर। अब ये क्या है, ये रीतियां हैं भैया, ये रीतियां हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनमें हमारा आपका जोर नहीं है। बाय देन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब तक, है ना, इसका अर्थ भाव ध्यान रखना है। अब इसमें हम आप नहीं कह सकते देन कैसे आ गया, प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब कैसे आ गया, ये रीतियां हैं, रीतियों को हमको ध्यान रखना है। अगला, ही स्टेड फ्रॉम देयर, ही स्टेड फ्रॉम देयर, वो वहां से रुका है। तो देखिए फ्रॉम हेयर टू देयर, ये सब फ्रेज है। फ्रॉम देयर लिखा है, देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है, फ्रॉम आया है। देखिए देयर स्थान बताने वाला एडवर्ब है, फिर भी फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, होता है फ्रॉम देयर, वहां से। फ्रॉम हेयर टू देयर ये भी होता है, यहां से वहां से, यहां से वहां तक। आई विल वेट टिल देन, आई विल वेट टिल देन, मैं इंतजार करूंगा तब तक। अब देखिए टिल हमारी प्रीपोजिशन है, देन क्या है, प्लेस बता रहा है, अब सर टाइम बता रहा है, फिर भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से। ये फ्रेज यूज होते हैं, ही स्टेड फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर, ये सब होते हैं, है ना। सी हैज लिव्ड हेयर सिंस देन, वह यहां तब से रह रही है। अब देन यहां क्या है, एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, तो सिंस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सिंस देन, है ना, फ्रॉम हेयर टिल देन, है ना, फ्रॉम देयर, बाय देन, ये सब फ्रेज है, यूज होते हैं, ध्यान रखना है आपको, इनमें कुछ कमी निकालने की जरूरत नहीं है, ये फ्रेज होते हैं, ऐसे यूज होंगे, हमको इनको ध्यान रखना है, इसी तरह से याद रखना है एक प्रकार से।
द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। अब देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है मगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शी हैज नॉट रिटर्न सिंस देन, ये क्या है, फ्रेज है। ये फ्रेज है, ऐसे ही यूज होते हैं, ऐसे ही अंग्रेज लोग इनको यूज करते हैं। ये भाषा की रीति है, और रीतियों में कोई नियम कानून नहीं चला करते भैया। वॉक अवे फ्रॉम हेयर, चले जाओ यहां से। अब हेयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, मतलब इस तरह से लगता है, ये इस तरह से यूज होते हैं फ्रेज। ये आ जाए कभी गलत मत करिएगा, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज नॉट अ सिंगल वर्ड बट अ एडवर्बियल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग लाइक एन एडवर्ब। कभी कभी पूरा पूरा फ्रेज ही क्या होता है, जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे लिखा है द साउंड केम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। अब देखिए ये जो लिखा है ना अक्रॉस द स्ट्रीट, ये पूरा का पूरा फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, अक्रॉस द स्ट्रीट। ये अक्रॉस द स्ट्रीट क्या है, ये फ्रेज है पूरा पूरा, और ये फ्रॉम का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से भी फ्रेज है ना सब। देखिए क्या है, अक्रॉस द स्ट्रीट एडवर्बियल फ्रेज, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम। ये जो क्रॉस द स्ट्रीट है, अब इस तरह से इसको कह सकते हैं। बाकी समझने के लिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, मैं आपको समझा दूं। इसको ज्यादा अच्छा इस तरह से कह दिया जाए, द साउंड केम अक्रॉस द स्ट्रीट, ऐसे है, द साउंड केम अक्रॉस द स्ट्रीट। अब ये जो अक्रॉस द स्ट्रीट है, ये इसी वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में बताया तो क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का, और ये फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट के बारे में बता रहा है, ये पूरा एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है। इसको इस तरह देखिए, ज्यादा इसके चक्कर में आप न पढ़िए, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है, कंफ्यूजिंग चीजें हमको नहीं पढ़ना है। एक्चुअली ये फ्रॉम बता रहा है अक्रॉस द स्ट्रीट के बारे में। अक्रॉस द स्ट्रीट ये खुद ही पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्बियल का, और ये खुद जो फ्रॉम है ये बता रहा है अक्रॉस द स्ट्रीट के बारे में। एडवर्ब बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। यहाँ फ्रॉम जो है बेसिकली एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है, ठीक है। ये सब इसके चक्कर में आप ना पढ़िए, ये एडवर्बियल की तरह से है। आइए देखिए लिखा है ही वर्कड टिल लेट एट नाइट, ही वर्कड टिल लेट एट नाइट। तो लेट एट नाइट, ये पूरा जो लेट एट नाइट है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, स्टिल का, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए मैं आपको समझा दूं इसमें थोड़ा सा, इसको इस तरह समझिए ना आप। देखिए ही वर्कड लेट एट नाइट, है ना, ही वर्कड लेट एट नाइट, ये ऐसे है। वर्ब के बारे में बताया एडवर्ब, और ये भी एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है इसी पहले आके, ठीक। आइए समटाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज नॉट वन वर्ड बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज एन एडवर्ब, है ना। ये कहाँ तक है ये, अच्छा मुझको कुछ प्रीपोजिशन के यूज पढ़ाने हैं आपको ना, चलिए बहुत है, तो इसको आराम से पढ़ते हैं। कहाँ से बताना है मुझे, मैं थोड़ा सा देख लूँ। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था ना, यहाँ से अगली क्लास में बात करते हैं। एक्चुअली मुझे बताना है कुछ सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन के यूजेज। अब ये है कि क्योंकि उसका पार्ट है तो मैं सोच रहा हूँ कोई चीज़ छूटे ना, इसको कवर कर रहा हूँ। नहीं बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के यूजेज, वही महत्वपूर्ण है। अब ये है थोड़ा वो देख लेंगे इसको। मेन बात तो ये सब तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन ओमिटेड, ये तो मैंने आपको बताया ही ऊपर, इसमें क्या ही दिक्कत है। प्रीपोजिशन सेपरेट फ्रॉम वर्ब, अरे उससे कोई प्रीपोजिशन जोड़ता है, प्रीपोजिशन यूज्ड एज वर्ब ऑफ न्यू मीनिंग, फ्रेजल वर्ब बनाता है, उससे क्या ही है। रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन विथ प्लेस, ठीक है। चलिए देखेंगे, दरअसल कोई बात छोड़ी नहीं गई है, इसलिए चीजें आपको थोड़ा ज्यादा लग सकती हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार।